स्वागत है आप सभी का। मैं हूं साहिल खान और आप देख रहे हैं साहिल की डायरी। तीसरी बार देश में मोदी जी की सरकार बनने जा रही है। अभी थोड़ी देर बाद शपथ ग्रहण करेंगे। हमारे साथ में बीजेपी नेता हैं और इनका आज बर्थडे है और आज ही मोदी जी की सरकार बनने जा रही है। बधाई आपको। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सरकार तो बन रही तीसरी बार, लेकिन विपक्ष कह रहा है ये बैसाखी की सरकार कब तक चलेगी। बैसाखी की सरकार कहाँ है भाई? ये तो एनडीए को पूर्ण बहुमत मिला हुआ है। आप बताइए, 272 पे सरकार बनती है और 293 हमारी भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन को हमारे मिला हुआ है। तो बैसाखी की सरकार कहाँ है? उस सरकार को बैसाखी की सरकार कहा जाता है जो प्री पोल अलायंस नहीं होता है, जो पोस्ट पोल अलायंस होता है। भारतीय जनता पार्टी का जो भी घटक दल है उनके साथ सबके साथ प्री पोल अलायंस था और प्री पोल अलायंस जो था हमारा, वो आज भारतीय जनता पार्टी का जो है 293 सीट जीत करके आया है। तो कहीं से भी भारतीय जनता पार्टी बैसाखी की सरकार नहीं है। और विपक्ष जो यदि ख्याली पुलाव पका रहा है तो उसको पकाने दीजिए। एक पुरानी कहावत गांव में कही जाती है कि बिलारी के मनौले सिकहरे का भाग नहीं फूटेला। तो यदि बिलार मना रही है कि सिकहर टूटेगा, गिरेगा, उसको खाने को मिल जाएगा, तो उसको मनाने दीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार पूरे 5 साल पूरी ऊर्जा के साथ भारत को शक्तिशाली बनाने में, भारत को तीसरी आर्थिक महाशक्ति बनाने में, भारत को रक्षा के मामले में, भारत को कृषि के मामले में, भारत को उद्योग के मामले में, नौजवानों को शक्तिशाली बनाने के रूप में नरेंद्र मोदी की सरकार पूरे मजबूती के साथ काम करेगी। ये पूर्ण बहुमत सरकार है, पूर्ण बहुमत की सरकार है। आप ये बताइए कि 293 को पूर्ण बहुमत नहीं मानेंगे तो और क्या मानेंगे? आप ये बताइए, कांग्रेस 2 बार सरकार बनाई, इसके पूर्व में कांग्रेस के पास एक बार 166 था। इसके पहले जब कांग्रेस की सरकार थी तो 206 था। और 166 और 206 पाने वाले लोग अपनी सरकार को 10 साल चला सकते हैं। और नरेंद्र मोदी जी को 241 सीटें मिली हुई हैं। तो आप कह रहे हैं कि अल्पमत की सरकार है, जो कि हमारी भारतीय जनता पार्टी को अकेले 241 सीट मिली और विपक्ष को पूरे 22 लोगों को मिला करके वहां पे जो है 232 मिला हुआ है। और हमारे पूरे एनडीए गठबंधन को 293 सीट मिला हुआ है। इसको आप पूर्ण बहुमत की बात कर सकते हैं। आप बहुमत किसको मिला? बीजेपी को मिला, एनडीए को मिला? एनडीए को मिला है। एनडीए के साथ हम जब लड़े थे तो एनडीए को तो बहुमत मिलेगा। ये बताइए, जब हम पूरे प्रदेश में या पूरे देश में जो है जब सारी सीटों पे हम नहीं लड़े, हम गठबंधन करके, चाहे आंध्र प्रदेश हुआ, चाहे हमारा बिहार हुआ, चाहे हमारे अन्य प्रांत हुए, जिन जगहों पे हमने गठबंधन किया, उत्तर प्रदेश हुआ, जिन जगहों पे हमने गठबंधन करके चुनाव लड़ा तो गठबंधन के हमारे साथी जीत करके आए हैं। तो आखिर वो कौन है? भारतीय जनता पार्टी के पास तो 543 सीटें, 543 सीट पे कैंडिडेट थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने यदि गठबंधन किया तो अपने गठबंधन धर्म का निर्भर करते हुए जहां जिसके हिस्से में जितनी सीटें थी उतने हिस्से में उसको ईमानदारी के साथ सीट दिया। कांग्रेस की तरह नहीं हुआ। आप देखिए, आज ये लोग अब कह रहे हैं कि हमारा गठबंधन, आप बंगाल में देखिए, बंगाल में कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं था ममता जी का। और आप देखिए, पंजाब में जो है आपके साथ गठबंधन नहीं था, लेकिन आज वो कह रहे हैं कि मेरे गठबंधन के साथी हैं। दिल्ली में गठबंधन है, पंजाब में गठबंधन है। ऐसा कौन सा गठबंधन है भाई? इसको आप गठबंधन कहेंगे? अरे गठबंधन उसको कहिए कि जो सरकार हमारे सारे प्रत्याशियों के साथ, भारतीय जनता पार्टी चाहे राष्ट्रीय लोकदल का प्रत्याशी रहा हो, चाहे अनुप्रिया बहन का पार्टी का प्रत्याशी रहा हो, चाहे संजय निषाद जी की पार्टी का रहा हो, चाहे ओम प्रकाश राजभर जी की रहा हो, चाहे नीतीश कुमार जी का रहा हो, चाहे चंद्रबाबू नायडू जी का रहा हो, या भारत के जो भी जिससे भी हमारा गठबंधन रहा, जिन लोगों के साथ हमने चुनाव लड़ा, उनके प्रत्याशियों को जिताने के लिए हम लोगों ने जीतोड़ मेहनत किया कि उनके प्रत्याशी जीत करके अब उसका परिणाम आपको देखने को मिला। यदि बिहार में आप देखिए, यदि 12 सीट भारतीय जनता पार्टी जीती, 17 सीट पे चुनाव लड़ी थी, 16 सीट पे नीतीश जी लड़े तो 12 सीट वो भी जीत कर आए। हम चुनाव लेकिन मोदी के चेहरे पर आ गया है। अब मोदी जी का बोर्ड था एक, मोदी की गारंटी। तो क्या मानते मोदी की गारंटी फेल हुई, पास हुई? नहीं, मोदी की गारंटी फेल कहां है भाई? यदि फेल होती तो देश की जनता उनको 293 नहीं देती, उनको भी 232 देती। 93 कहां मिला? तो गारंटी फेल हो गई। क्यों फेल हो गई भाई? कैसे आप कह रहे फेल हो गई? 19 में कितना सीट मिला था? नहीं, ठीक है, आप 19 आप कह रहे हैं। आप ये बताइए, 19 की बात करें तो 19 में इस तरीके का कोई नैरेटिव भी नहीं गढ़ा था कि जो है संविधान के साथ खतरा, और लोगों ने संविधान का खतरा दिखाया। गारंटी थी, अगर मोदी जी निकले थे मोदी गारंटी के नाम पर, वास्तव में जनता को लगा के काम किया था, तो सीटें क्यों कम हो गई? भाई देखिए, सीटें कम हो गई, आपका कहना, मैं आपके बातों से मैं सहमत हूं। लेकिन आप ये बताइए, आप उत्तर प्रदेश का उठाकर देख लीजिए। उत्तर प्रदेश में जो विपक्ष ने जो है खटाखट रुपया देने की बात कह दिया। विपक्ष ने कहा कि 1 लाख रुपए देंगे। विपक्ष ने कहा कि जो है आपको जो है संविधान खतरे में है। तो ये सब दुष्प्रचार करके विपक्ष ने जो है कुछ मतों को अपने पास हासिल कर लिया। और कुछ मतों को हासिल करने का परिणाम ये रहा, क्योंकि इस बार सीधी फाइट थी। पिछले बार जो है त्रिकोणीय लड़ाई हुई थी, इस बार 2 दलों की सीधी फाइट होने के नाते
कहीं पे हमारे प्रत्याशी कमजोर पड़े तो उसका थोड़ा सा असर दिखा। लेकिन आप इस बात को आप देखिए, कहीं 2000 से, कहीं 1000 से, कहीं 3000 से, कहीं 3500 से हमारे प्रत्याशी डिफीट कहाँ हैं। देखिए, विपक्ष ने जो मुद्दा उठाया संविधान खत्म होने का, भारतीय जनता पार्टी ने ही कहा, तब विपक्ष ने मुद्दा उठाया। और रही बात खटाखट 8,500 की बात, तो खटाखट की मैनिफेस्टो रहा होगा उनके। नहीं, उनके मैनिफेस्टो में खटाखट है, बस वो कहने को खटाखट है, लेकिन देश की जनता उनको जानती थी। खटाखट जनता को विश्वास होता कि 1 लाख रुपए और 8500 रुपए खटाखट आ जाएंगे तो देश की जनता उनको भी, जो उनके गठबंधन को भी जो है पूर्ण बहुमत देती। लेकिन जनता को विश्वास नहीं था, जनता को नरेंद्र मोदी जी की बातों पे विश्वास था, नरेंद्र मोदी जी की गारंटी पे विश्वास था। इसलिए जनता ने भारतीय जनता पार्टी को और एनडीए गठबंधन को 293 सीट देकर के पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का अवसर दिया। लेकिन यूपी में तो खटाखट कामयाब रहा। नहीं, यूपी में खटाखट कामयाब नहीं रहा। मैं इसको कामयाब नहीं मानता। इसलिए कामयाब नहीं मानता कि विपक्ष द्वारा जो दुष्प्रचार किया गया कि संविधान खतरे में। आप मुझे बताइए कि भारत का संविधान बदलने की किसकी हैसियत है। भारत का संविधान बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने आज 70 साल 75 साल में कोई दल नहीं बदल पाया। लेकिन सबसे अधिक यदि संविधान में किसी ने छेड़छाड़ किया तो कांग्रेस पार्टी ने किया है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी 65 साल तक देश पर राज शासन करती रही। उसने संविधान में काफी छेड़छाड़ किया और संविधान में छेड़छाड़ का दुष्परिणाम आज के तारीख में जो आप लोग कहते हैं कि तमाम जगहों पे संविधान के साथ लोग कहते हैं कि खतरा है, फला का आरक्षण खत्म हो जाएगा, फला का आरक्षण खत्म हो जाएगा। आप मुझे बताइए कि देश को आजाद हुए आज 75 साल हो गए और 75 साल के बाद भी क्या जो लोग आर्थिक रूप से कमजोर है, क्या उनके बारे में विचार नहीं होना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी जो आर्थिक रूप से कमजोर थे, नरेंद्र मोदी जी ने उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने का प्रयास किया। उन्होंने आरक्षण को तो लागू रखा ही, उसके साथ साथ नरेंद्र मोदी एक ऐसे देश के प्रधानमंत्री रहे। आप ये बताइए, SC/ST एक्ट का मुद्दा रहा, उन्होंने संविधान को सीधे बदल दिया। जो लोगों ने पूर्व के लोगों ने बदला था, नुकसान किया था, लेकिन उन्होंने देश की जनता के साथ विश्वासघात नहीं होने दिया। और नरेंद्र मोदी की जो जुबान की गारंटी है, वो देश की जनता के साथ वो मजबूती के साथ खड़े हैं और देश के जनता के साथ, देश के नौजवानों के साथ, देश के किसानों के साथ वो कभी अन्याय नहीं होने देंगे। भारत में आप बताइए इतनी ज्यादा MSP कब मिलती थी, भारत में जो है किसानों को किसान सम्मान निधि कब मिलती थी। आज आप ये बताइए कि हमारा 1 बिस्से का किसान जो है उसको भी 6000 रुपए किसान सम्मान निधि आ रही है और जो 50 बीघे का किसान है उसको भी किसान सम्मान निधि आ रही है। तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी, चाहे कोई गरीब हो चाहे अमीर हो, वो सबके बारे में चिंता कर रहे हैं और देश को समृद्धशाली बनाना चाहते हैं और समृद्धशाली बनाने के पथ पर अग्रसर हैं। आज आप बताइए कि भारत में इतनी मजबूती हमारी आई कि हम विश्व की 5वीं आर्थिक महाशक्ति बन गए हैं और आने वाले समय में आप देखेंगे कि विश्व की 3री आर्थिक महाशक्ति बनकर के भारत उभरेगा और भारत जो है, जो पहले विश्वगुरु था, आज भी आपको विश्वगुरु के रूप में दिखेगा। आपने कहा संविधान के नाम पर विपक्ष ने बरगला कर वोट लिया है। नरेंद्र मोदी जी ने मंगलसूत्र से शुरू किया और मुजरा पर अटक गए। क्या इस संविधान में सही बात बोल रहा है? देखिए, आप जिस बात को बात कर रहे हैं, आप मुझे बताइए, अभी आपने एक जीवंत उदाहरण, देश के प्रधानमंत्री के मुंह से मुजरा जैसे शब्द, मंगलसूत्र वाली बात की जा रही चुनाव में, क्या सही है ये? मैं आपकी बातों से सहमत हूं। आप मुझे यह बताइए कि पूर्व के लोगों का क्या चाल चरित्र रहा है, आपको नहीं पता है? आप सैफई महोत्सव में क्या देखते थे? सैफई महोत्सव में क्या होता था? अभी आप देखिए, आप क्या कहते हैं कैराना में, और अभी आप सहारनपुर में देखिए क्या हो रहा है। आप ये बताइए, विजय जुलूस के नाम पर वहां चल रही बहन बेटियों के साथ जो है, उनके साथ छेड़खानी की गई है, उनको अपशब्द बातें बोली गई हैं। आप बताइए, 100 से अधिक लोगों के ऊपर जो FIR दर्ज हुआ है, इसको आप क्या कहेंगे? इसको इस विषय पे आप लोग चिंतन नहीं करते हैं। आपको प्रधानमंत्री जी का वो चीज नजर आता है, लेकिन आपको ये चीज नजर नहीं आती है कि जिस जगह पे प्रधानमंत्री ने जिस चीज का संदेह व्यक्त किया था कि कांग्रेस का क्या चाल चरित्र है, वहां कांग्रेस के लोग जीते हैं। इमरान मसूद वहां पे आप सहारनपुर में जीते हैं। आप सोचिए किस तरीके का चाल चरित्र उन्होंने किया, उन महिलाओं के साथ, उन बहनों के साथ किस तरीके का दुष्परिणाम किया। और आप इसके पूर्व भी देख चुके हैं, समाजवादी पार्टी की सरकार रहते हुए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किस तरीके के साथ हमारी बहन बेटियों के साथ अन्याय हुआ था, उनके ऊपर किस तरीके से छीटाकशी की जाती थी। वो तो कहिए पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज की देन है कि आज पश्चिमी यूपी में इस तरीके की घटनाएं नहीं होती हैं। अभी देखिए, घटना हुई, तुरंत उन्होंने संज्ञान लिया और संज्ञान लेकर के दोनों जगह देखिए 100 150 लोगों के ऊपर FIR दर्ज हुई है और उनके ऊपर कानून के हिसाब से, कानून संगत तरीके से उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। यूपी की सबसे हॉट सीट थी अयोध्या की। वजह कहाँ क्या रही कि वहां पर मोदी जी ने रोड शो किया और वहां से बीजेपी हार गई? वजह क्या थी? नहीं, देखिए, बीजेपी हारी नहीं है। अयोध्या को देखिए, झूठ तरीके से एक नैरेटिव बनाया जा रहा है। अयोध्या विधानसभा जो है, जहां प्रभु श्री राम का मंदिर बना हुआ है, अयोध्या विधानसभा जो है लल्लू सिंह ने जीता है। मतलब आप मान नहीं रहे हार भी? नहीं, मैं कैसे हार मान लूं जब अयोध्या विधानसभा को उन्होंने जीता है। बाकी और विधानसभाएं हैं
जब उत्तर प्रदेश में इस तरीके का जातीय संतुलन बनाने की बात की गई और जिस तरीके की बात की गई कि संविधान खतरे में है, तो क्या उन जगहों पे अन्य बिरादरी के जिन लोगों को गुमराह करके जिनका वोट लिया गया वो बिरादरी के लोग नहीं रहते हैं? योगी जी भी तो माइक से बोलते थे मन से कि आपकी जमीन देखने मुसलमान रहने के। नहीं, देखिए उन्होंने जहां पे गलत था गलत बोला, उन्होंने जिस जगह पे गलत किया गया वो गलत किया गया है। आप बताइए देश में इतनी जगहें हैं, सभी ने साम दाम दंड भेद अपनाया। बात हो रही है अयोध्या की, मतलब हार स्वीकार नहीं हार कैसे अयोध्या को मान लें हम अयोध्या को नहीं, अयोध्या की हार नहीं मान रहे हम, नहीं बीजेपी के उम्मीदवार बता रहे हैं। नहीं अयोध्या की हार नहीं है। देखिए प्रभु श्री राम को भी जो है वहां परीक्षा देना पड़ा था। प्रभु श्री राम को भी जो है जब वन जाना पड़ा, बन गए, उसके बाद वन से आए तो उनको माता सीता को भी वहां, माता सीता के ऊपर भी लोगों ने कटाक्ष किया। तो क्या प्रभु ने वहां के लोगों से प्यार करना छोड़ दिया? वहां के लोगों से उनके संबंध खत्म हो गए? वहां की सीट हारने के बाद सोशल मीडिया पे एक नैरेटिव चला, अयोध्या वासियों को गलत शब्दों से इस्तेमाल किया। क्या सही है इस तरह से? देखिए वो विपक्ष की चाल है, विपक्ष के लोगों द्वारा उसको प्रसारित किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, भारतीय जनमानस, सनातन धर्म को मानने वाले एक एक लोग राम में आस्था रखते हैं। राम कण कण में है, राम हर व्यक्ति में व्याप्त है, इसलिए राम के प्रति सबकी आस्था है और सबकी श्रद्धा है। और प्रभु श्री राम का दर्शन करने सारे लोग जाएंगे। राम को चुनाव से जोड़ लेना ये तो विपक्ष का काम है। विपक्ष पहले भी कहता था कि राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, भारतीय जनता पार्टी कहती थी, लेकिन विपक्ष कहता था तारीख नहीं बताएंगे। हमने जो है तारीख भी बताया, मंदिर भी बनाया, प्रभु श्री राम को उनके भवन में विराजमान भी किया। और रही बात जीत हार की, तो चुनाव में जीत हार परिणाम होते रहते। जनता का जो जनादेश था, जनादेश को स्वीकार किया जाएगा। लेकिन बोला है भी का जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, लेकिन स्वीकार नहीं, निश्चित तौर से राम को लाए थे, देश की जनता ने उन्हीं को लाया। उसका परिणाम आप नहीं देख पा रहे हैं, आप लोगों को नजर नहीं आ रहा। इसलिए नजर नहीं आ रहा है कि आपको उड़ीसा की वो सरकार नहीं दिख रही है, जहां पे कभी सपने भी नहीं सोचा जा सकता था कि उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी जो है विधानसभा में सरकार बनाएगी। 21 में जो है 20 सीटें वहां से जीत करके भारतीय जनता पार्टी आएगी। तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट जीतेगा, आंध्रा में भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट जीतेगा, केरला में भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट जीतेगा। जिस जगहों पे कभी लोग सोचते नहीं थे कि भारतीय जनता पार्टी वहां पहुंचेगी, भारतीय जनता पार्टी को हिंदी भाषा भाषी प्रांत का जो है बस पार्टी बना करके रखा गया था। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के एक एक जनमानस का 140 करोड़ देशवासियों का विश्वास जीतने में सफल है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को 293 सीट मिली है। अब संत कबीरगंज में आते हैं। प्रवीण निषाद जी यहाँ से चुनाव हार चुके हैं। आपसे हमने बात किया था, आपने कहा था 2 लाख वोट से जीतेंगे प्रवीण निषाद, 92,000 वोट से हार गए, बुरी तरह से हार गए। फिर वही बात मैं आपको यहां भी कहूंगा, प्रवीण निषाद जी हारे नहीं। पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी यहां पे 4,66,000 वोट पाई थी और गठबंधन जो है यहां पे 4,28,000 वोट पाया था। उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी का लोगों ने एक नैरेटिव बनाया कि संविधान बदलने की बात है, संविधान बदल देंगे, संविधान बदल देंगे, और उस नैरेटिव को आगे बढ़ा करके प्रवीण निषाद जी का लोगों ने विरोध किया कि संविधान बदलने के नाम पे गुमराह करके वोट ले लिया गया। आज वही जनता जो है पछता रही है, क्योंकि जनपद का दुर्भाग्य है कि प्रवीण निषाद ऐसा जनप्रतिनिधि इस जनपद को मिला था जो, बताइए कि अंडरपास की समस्या कितने दिनों की थी, अंडरपास की समस्या को उसने हल किया। रेलवे स्टेशन पर 9 करोड़ रुपए का बजट ला करके रेलवे स्टेशन का सौंदर्यीकरण कराया। आप बताइए, यहाँ बस डिपो के लिए जगह नहीं मिल रही थी, बस डिपो के लिए जगह चिन्हित कराया। राम जानकी मार्ग का प्रस्ताव आगे बढ़ा करके काम किया। आप संत कबीर नगर बलरामपुर रेलवे लाइन का प्रस्ताव बनवा करके उसका धन अवमुक्त कराया। ये किसने करवाया था? ये तो शरद त्रिपाठी अरे भाई, शरद त्रिपाठी जी क्या? आप शरद त्रिपाठी जी का समय कब का था? शरद त्रिपाठी जी ने उसमें बस प्रस्ताव भेजा था, लेकिन उसकी स्वीकृति शुरुआत वहीं से हुई थी। नहीं, स्वीकृति उनका प्रस्ताव गया था। सर यहीं से आए थे दोनों हाईस्कूल। आप जो बात आप कह रहे हैं मैं उस बात से सहमत हूं, लेकिन इस प्रस्ताव को मंजूरी कराने का काम 100% प्रवीण निषाद जी को क्रेडिट जानी चाहिए। उन्होंने प्रस्ताव भेजा था, भारतीय जनता पार्टी के वो भी सांसद थे, उन्होंने प्रस्ताव भेजा था, प्रस्ताव किन्हीं कारण बस स्वीकृत नहीं हो पाया था। लेकिन प्रवीण निषाद जी को जब वो बात संज्ञान में आई, उन्होंने परिश्रम करके उस स्वीकृत कराया। इसमें दोनों को श्रेय जाएगा कि एक ने प्रस्ताव भेजा, एक ने उसको स्वीकृत कराया। लेकिन हारने के बाद अभी तक उन्होंने मीडिया के सामने कुछ जवाब नहीं दिया कि कमियां क्या, स्वीकार नहीं किया।
नहीं, कई उनके बयान आए हैं, कई मीडिया बंधुओं ने पेपर में छापा भी है। हमने तो कई पेपरों में उनका बयान पढ़ा है कि उन्होंने कहा कि मैं ये सारी चीजें करने के बाद भी जनता ने मुझे जो है नहीं स्वीकार किया, मेरे अंदर कोई कमी रही, मैं 5 साल जनता के बीच में रहूंगा, उस कमी को सुधार करने का प्रयास करूंगा और जनता के बीच संवाद स्थापित करूंगा। उनके लोग बीजेपी को कोस रहे हैं, बीजेपी के लोग हर बार। नहीं, ऐसा कोई नहीं कोस रहा है। देखिए, गलत बात है कि बीजेपी को कोस रहे हैं। देखिए, कहीं ना कहीं कुछ कमी होती है, कोई न कोई सामंजस्य की कमी रही होगी जिसके कारण यह परिणाम आया। इस पे भारतीय जनता पार्टी के सारे लोग और निषाद पार्टी के सारे लोग बैठ के चिंतन करेंगे, इस पे हम लोग विचार करेंगे कि कहां हम लोगों के अंदर कमियां रह गई, जिस कमियों को सुधार करके आने वाले समय में जो भी हमारे चुनाव उसमें हम लोग संयुक्त प्रयास करके और एक अच्छा परिणाम हम लोग देश के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को देने का कार्य करेंगे। और आपको मैं पूर्ण रूप से आश्वस्त करता हूं कि यह देश और प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के हाथों में सुरक्षित है और भारतीय जनता पार्टी के हाथों में ही मजबूती से पड़ा रहेगा। इसके लिए आप लोग 100% आश्वस्त रहिए कि देश की जनता जो है किसी के बहकावे में अब नहीं आने वाली है। जो करना था, जो नैरेटिव बनाना था, सारा नैरेटिव बना करके विपक्ष ने देख लिया, 22 लोगों को इकट्ठा करके देख लिया, संविधान खतरे में उसका बात कह करके देख लिया। आज के डेट में आप देख सकते हैं कि मात्र जो है विपक्ष को 232 सीटें मिली पूरे सबके गठबंधन के बाद। वो भी 232 तब हो रहा है कि जब ममता बनर्जी इनके गठबंधन में नहीं शामिल थी। ममता बनर्जी का कोई गठबंधन नहीं था, न इनसे प्री पोल अलायंस था, न इनसे इनका पोस्ट पोल अलायंस है। ये अपने में जोड़ करके चल रहे हैं कि ममता बनर्जी जी ने, क्योंकि अभिषेक बनर्जी जी को इनके बैठक में भेज दिया था, तो लोग ये मान के चल रहे हैं कि वो तरीके से हुआ। आप ये बताइए, अधीर रंजन चौधरी जी जो इनके नेता प्रतिपक्ष को हराने का काम जो है स्वयं बांझे उनके क्या कहते हैं कि तृणमूल कांग्रेस ने किया, तो आप इसको क्या कहेंगे? इरफान पठान ने हरा दिया, इरफान पठान ने हरा दिया, क्रिकेटर ने हरा दिया। तो देखिए, ये सब अपने में लड़ने वाले हैं, लोग अपने में लट्ठम लट्ठा करेंगे। वो जो पुरानी कहावत है, गांव में न सूत न कपास फिर भी लट्ठम लट्ठा, तो ये अपने में लट्ठम लट्ठा करते रहेंगे। इनके पास न कोई रूई है, न कोई सूत है, न कपास है, ये बस ऐसे ही लट्ठम लट्ठा करते चले जाएंगे। 99 सीट पाने वाला भी कह रहा है कि मेरा बहुत बड़ा ग्राफ बढ़ गया। अब आप 99 सीट पा करके यदि मुगालते में हो तो मुगालते में रहो। भारतीय जनता पार्टी 240 सीट जीतने के बाद, 41 सीट जीतने के बाद भारतीय जनता पार्टी मुगालते में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लोग पूरी मजबूती के साथ फिर से आने वाले समय के लिए लगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के नेता पूरे 5 साल हम लोग जनता के बीच में रहते हैं, पूरे 5 साल हम चुनाव लड़ते हैं। ये लोग तो बरसाती में डक की तरह आते हैं, आ जाएंगे, चुनाव लड़ेंगे, बरसाती मौसम में जैसे हरियाली दिखाई देती है, आज राजनीति करेंगे, कल ये लोग फिर चले जाएंगे, विलुप्त हो जाएंगे। यहाँ से सांसद चुने गए लक्ष्मण पप्पू निषाद जी, उनसे क्या उम्मीद है? नहीं, मैं उनको शुभकामना देता हूं। अच्छे व्यक्ति हैं, वो भी योग्य व्यक्ति हैं, सज्जन व्यक्ति हैं। मैं उनको शुभकामना देता हूं, उनके वो इस जिले का विकास करें। जो अधूरा सपना जो प्रवीण निषाद जी का बचा रहेगा उसको और आगे बढ़ावें, इस जिले का विकास हो। क्योंकि जनप्रतिनिधि जो चुना जाता है वो जनता के जनादेश से चुना जाता है, और चुनने के बाद वो किसी दल का नहीं रह जाता है, वो पूरी जनता का हो जाता है। उसको जनता के लिए सर्वसुलभ होना चाहिए और इस जिले का विकास करें। जिले का विकास अब उनको नेतृत्व जनता ने दिया है। पप्पू निषाद जी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं कि उनका कार्यकाल जो है उज्जवल हो और इस जिले की जनता की सेवा मजबूती से कर सकें। जो प्रवीण निषाद जी के जो अधूरे कार्य हैं उस कार्य को आगे बढ़ावें ताकि जनता का भला हो। क्योंकि कोई भी नेता चुना जाता है वो जनता की भलाई के लिए चुना जाता है, और नेता का यदि उद्देश्य जनता की भलाई का होगा तो अच्छा है इस जिले के लिए। आपकी सरकार आज तीसरी बार बन रही है, वो आज का आपका जन्मदिन भी है, तो क्या कहना चाहेंगे सरकार? मैं नरेंद्र मोदी जी को ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि भारत को शक्तिशाली बनावे, समृद्ध बनावे और तीसरी आर्थिक महाशक्ति बनाने की तरफ अपने कदम को पूरी मजबूती के साथ आगे बढ़ावे। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए सारे घटक दलों का एक एक कार्यकर्ता उनके साथ मजबूती के साथ उनके साथ खड़ा है। क्योंकि आपने अभी देखा, हमारे सभी घटक दलों के नेताओं ने कहा कि मोदी जी आप मजबूती से निर्णय लीजिए, हम आपके सारे निर्णय में आपके साथ खड़े रहेंगे और देश को जितना मजबूत आप बना सकते थे उतना मजबूत बनावे। हमारी शुभकामना है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को कि भारत को पूरी मजबूती दें, भारत एक बार पुनः विश्व गुरु बन करके सामने आवे और भारत की छवि को जिस तरीके से आपने 10 साल के कार्यकाल में पूरे विश्व पटल पर उभारा था उसमें और 4 चांद लगावे। ये मेरी शुभकामनाएं हैं और ये हमारे देश के लिए एक स्वर्णिम काल होगा आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का तीसरा कार्यकाल। बहुत बहुत धन्यवाद। मोदी जी तीसरी बार देश के पीएम बनने जा रहे हैं, लोग शुभकामना दे रहे हैं। लेकिन जिस तरह बीजेपी के लोग बता रहे हैं कि इंडिया गठबंधन ने जनता के साथ धोखा करके, छलावा करके बता रहे हैं कि संविधान खतरे में है, इसको लेकर उन्होंने नेगेटिव पैदा किया और इसको
वोट लिया और उनको सफलता भी मिली। फिलहाल आज प्रधानमंत्री मोदी जी तीसरी बार पीएम बनेंगे और सभी को शुभकामना है। लेकिन जिस तरह से संत कबीर नगर की सीट परवीन निषाद हार गए और पप्पू निषाद यहाँ जीत हुई है, उन्होंने शुभकामना दिया है कि वो भी इस जिले का विकास करेंगे। नमस्कार।